जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब का ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट भारत के अंदर बैन कर दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। घुस के मारने से बात आगे निकल गई है, अब कहा जा रहा है कि घुस के बैठ जाएं। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, अब ये चीज शेयर की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है, इंडिया में रोक दिया गया है, वहां पे उनका ट्विटर अकाउंट नहीं खुल रहा। इसी तरीके से उनका जो यूट्यूब अकाउंट है उसको भी वहां पे बैन कर दिया गया है, वहां पे रोक दिया गया है। हालिया दिनों में हमने देखा कि बहुत सारी इस तरह की खबरें आती रही कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अकाउंट्स वगैरह वहां पे रोके गए हैं, बैन किए गए हैं। आई डोंट नो उनके कितने अकाउंट हमने यहाँ पे बैन किए हैं या रोके हैं। मेरी भी कोशिश थी कि मैं जाके देखूं कि क्या मोदी साहब का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान में चल रहा है, पर मुझे तो पता चला कि मेरा तो अपना अकाउंट नहीं चल रहा। तो मैंने वो फिर वीपीएन लगाया हुआ है, जिस तरह पूरी कौम ने लगाया हुआ है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने लगाया हुआ है, जिस तरह तमाम वज़रा लगा के इस्तेमाल करते हैं। तो वो फिर समझ नहीं आती कि इधर बैन हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए कि सारी कौम तो वैसे ही वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रही है। अगर पाकिस्तान में एक्स खुला होता तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स विदहेल्ड हो सकते थे, भारतीय लीडरशिप के, उनके दीगर लोगों के, लेकिन यहाँ पे तो वीपीएन लगा हुआ है। तो पाकिस्तान में तो अगर कोई एक्सेस कर रहा है तो कोई जर्मनी के सर्वर से कर रहा है, तो कोई सिंगापुर के सर्वर से कर रहा है, तो वो पता नहीं चलता। सो एनीवे, जो मैं अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब के वहाँ पे अकाउंट को बैन किया गया है, रोक दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनको वहाँ पे भारत की हुकूमत की जानिब से रोका गया। कहने का मकसद ये है कि आजकल के दौर में इस तरह के काम करके, इस तरह की चीजें करके क्या आप इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोक सकते हैं? नहीं, आप कभी भी इंफॉर्मेशन के फ्लो को नहीं रोक सकते। आप कुछ देर तक चीजों को शायद इधर साइड पे कर दें या उधर साइड पे कर दें, लेकिन चीजें खुल के सामने आ ही जाती हैं। अच्छा, इस वक्त एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं नैरेटिव्स की जंग भी चल रही है। इधर से पाकिस्तानी कुछ कहते हैं, उधर से इंडियंस कुछ कहते हैं। एक पीटीवी पे एंकर हैं और उन्होंने भी एक ट्वीट की हुई थी और उसमें जनाब एक गेट था, इस साइड पे वालदा खड़ी हैं, उस तरफ बच्चा लड़का उनका खड़ा है जिसने वर्दी पहनी हुई है, और वो जनाब वालदा एक तरह से तस्वीर में ये तासुर दिया गया कि जैसे खातून जो है वो परेशान है, उनका बेटा आगे महाज पे जा रहा है, जंग लड़ने जा रहा है। तो वो वर्दी मैंने देखी तो मुझे भी लगा कि ये पाकिस्तान की फौज की तो वर्दी नहीं है, पर एनीवे वो इसके ऊपर काफी ज्यादा उन पे तनकीद भी हो रही है कि ये इंडियन फौजी की उन्होंने तस्वीर शेयर कर दी। मतलब टॉक अबाउट के आपका नैरेटिव बिल्डिंग और प्रोपोगेंडा वॉर और ये और वो इन्फो वॉर्स, बहुत सारी बातें होती हैं। 5th जनरेशन, मेरे ख्याल में ये बात जो है ना 105th जनरेशन से आगे निकल गई है अभी। पर एनीवे ये तस्वीर शेयर की गई जनाब, और इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जिनका तुम मजाक उड़ाते हो ना, ये माओ के कलेजे होते हैं। अच्छा, फिर जब मैंने ये पढ़ा फिर मुझे समझ आई, तो मेरे ख्याल में शायद वो ये कह रहे हो कि इंडियन आर्मी का जितना पाकिस्तान में मजाक उड़ता है, तो इस वो इंडियन के हो सकता है कि उनका मौकफ दे रहे होंगे। वो ये कहते होंगे कि भाई आप जितना हमारा मजाक उड़ाते हैं ऐसा ना करें, ये इंडियन आर्मी वाले अपनी माओ के कलेजे हैं। तो बात इस हद तक तो चले मानी जा सकती है, लेकिन मजाक तो जिनका तुम मजाक उड़ाते हो, तो अब पता नहीं किसका वो कहते हैं। यकीनन इंडियन ही आर्मी का मजाक उड़ता है और किसका मजाक उड़ता है। सो उन्होंने एनीवे ये तस्वीर शेयर कर दी। अब ये जो तस्वीर है बाद में पता चला कि ये कोई भारत के जनरल साहब हैं। ये उन्होंने 2022 में मदर्स डे के ऊपर ये तस्वीर शेयर की थी और गालबन 8 मई 2022 को उन्होंने ये तस्वीर शेयर की थी। तो वो मैंने जब स्क्रीनशॉट वगैरह देखा तो फिर मैंने वो अकाउंट ढूंढा उन जनरल साहब का, कोई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश साहब हैं। फिर उधर जाके मैंने खुद देखा, वाकई उन्होंने 2022 में मई 2022 में ये तस्वीर शेयर की थी, और वो इंडियन कोई सोल्जर है और उसकी वालदा है। तो वो जनरल साहब को मैंने पूरा फिर अकाउंट देखा, मतलब जितना मैं देख सकता था, काफी ज्यादा वहां पे उन्होंने तस्वीर वगैरह शेयर की हुई थी। ये अपनी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की हुई थी, ये भी मुझे नजर आई। इसमें शायद वो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर एनीवे जिनका तो मजाक उड़ाते हो वो कि माओ के कलेजे हैं, तो आपको मजाक किसी का नहीं उड़ाना चाहिए। और भी उनके अकाउंट के ऊपर काफी बहुत सारी तस्वीर वगैरह थी, काफी तस्वीर मैंने देखी उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर। वो बुक्स वगैरह भी कोई लिखते हैं, शायद उनकी कोई तीसरी बुक भी आ गई, उस हवाले से भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ था। वो सर्च की वो तलाश में जब मैं उधर गया तो मुझे बहुत सारी चीजें नजर आई। पर एनीवे एक ये तस्वीर मुझे काफी उनकी इंटरेस्टिंग लगी, वो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं गालबन। सो अब बातें भारत के अंदर भी बहुत सारी हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी हो रही हैं। पहले कहा जाता था कि जी घुस के मारेंगे, अब
उधर बार बार ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की फौज ने ये पोस्ट भी खाली कर दी, कश्मीर से यहाँ से भी पाकिस्तान की फौज पीछे हट गई, वहाँ से भी पीछे हट गई। इंतहाई भोंडे किस्म की ना वहाँ पे बातें की जा रही हैं। वहाँ पे एक मुसलमान रहनुमा है अवैसी साहब, और वो भी पाकिस्तान के हवाले से, उन पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के हवाले से अपना भरपूर हिस्सा डालते हैं। एंड ऑफ द डे उन्होंने उस सोसाइटी के अंदर रहना है, सरवाइव करना है, और सोसाइटी का जो माहौल है वो हमारे सामने है, जो माशरे का माहौल है। तो कभी चाहते हुए कभी ना चाहते हुए मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के खिलाफ तो बात करते रहते हैं। तो उनसे किसी सहाफ़ी ने कहा जनाब कि वो घुस के मारने वाली जो बात है ना वो हो रही थी, और उनसे क्वेश्चन किया गया कि जी वो ये पोस्ट छोड़ के चले गए पाकिस्तानी, वहां से पाकिस्तानी सेना वहां से पीछे हट गई। तो उन्होंने कहा कि अगर चले गए तो आप कहते हैं ना, बीजेपी वाले कहते हैं घुस के मारेंगे, अब आप जाके घुस के बैठ जाएं। अगर वो चले गए तो आप चले जाएं अंदर, आपको किसने रोका हुआ? मेरे ख्याल में वो भी शायद घर से लड़के आए हुए थे, वैसे साहब घर से कोई उनके आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो आज काफी तंग थे। तो फिर उन्होंने बाद में इसको काफी कवर करने की कोशिश की, लेकिन एक तरह से उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इतना कह रहे हैं कि आप घुस के मारेंगे, आप घुस के बैठ जाएं। फिर इसको रिपब्लिक, उनका एक जो न्यूज है उसने भी रिपोर्ट किया हुआ कि घर में घुसकर बैठ जाना, असदुद्दीन अवैसी साहब का जनाब उन्होंने ये कोट लिया हुआ है। पर एनीवे ये मशवरा उन्होंने अच्छा दिया है। अगर इतने ही आप बार बार कह रहे हैं, बार बार क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये जगह भी खाली होगी, वो जगह भी खाली होगी, और दूर से खड़े होकर दिखाते हैं जी वो देखें जी वो छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए तो अंदर जाके दिखा दो, इतनी दूर से क्यों दिखाते हो? तो इंतहाई मुज़ाहिका खेज किस्म की बातें हो रही हैं। बाकी उस तरफ से जिस तरह मैंने आपको कहा कि बातें बहुत सारी हो रही हैं। अमित शाह साहब जो हैं वो भी ये फरमा रहे हैं कि चुन चुन के, जनाब ये सामने आप देख सकते हैं, हेडलाइन है चुन चुन के, अमित शाह वॉज रुथलेस रिवेंज फॉर पहलगाम। वो अमित शाह भी कह रहा है कि मैं रुथलेस हो जाऊंगा। याद है इधर भी पाकिस्तान में भी एक शख्सियत कहती है कि जनाब अगर कोई ऐसा कानून तोड़ गया तो मैं रुथलेस हो जाऊंगी। पर एनीवे वो अमित शाह साहब कह रहे हैं जनाब मैं रुथलेस हो जाऊंगा। तो भाई किसने आपको रोका हुआ? आप हो जाएं रुथलेस। और उन्होंने कहा जी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। अभी तक जो उन्होंने करना था वो तो हमारे सामने, अभी तक वैसा कुछ हुआ तो नहीं है। अच्छा, और भी बहुत सारी वहां से चीजें शेयर की जा रही हैं, जिसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि किस तरीके से अब पूरे कश्मीरियों के खिलाफ वहां पे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, पूरे जो मुसलमान आबादी है उसके खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। वो जो बंदा, वो जिसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है कि वो जिप पे जा रहा था, वो जो झूला सा ले रहा था और नीचे फायरिंग शुरू हो गई थी, उसका भी कोई इंटरव्यू वगैरह वहां पे छापा गया है, रिपब्लिक के अंदर भी और दीगर मीडिया हाउसेस के अंदर भी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे जो फौजी दोस्त थे उन्होंने कहा था कि आपने कश्मीरी जो है उनके ऊपर एतबार नहीं करना। एक तरफ आप कहते हैं कश्मीर आपका अटूट अंग है, तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कश्मीरियों के ऊपर एतबार नहीं करना, बल्कि उनकी अपनी फौज कह रही है। ये सामने हेडलाइन लगी हुई है, आर्मी फ्रेंड्स टोल्ड मी नॉट टू ट्रस्ट लोकल्स इन कश्मीर। तो भाई अगर लोकल्स को ट्रस्ट नहीं करना तो वो किस वजह से ट्रस्ट नहीं करना? इट मीन्स कि लोकल्स आपको पसंद नहीं करते, इट मीन्स लोकल्स आपसे मुख्तलिफ हैं, इट मीन्स कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसका फैसला कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। तो बहुत ज्यादा उनको शौक मिल रहा है। वहां पे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह भी जा रहे हैं, वो जाके कश्मीरियों से कह रहे हैं कि जनाब भारत माता की जय कह दें, और फिर वो हैरान हो रहे हैं कि कश्मीरी ऐसा नहीं कह रहे। तो भाई आप क्यों उनके मुंह में अपने अल्फाज डालना चाहते हैं? और आपको नहीं पता कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। जब आप इस तरह का मीडिया सारा दिन सुनेंगे और इस तरह का मीडिया कंज्यूम करेंगे कि जहां पे इस तरह की बातें होंगी कि पाकिस्तान यहां से भाग गया, ये कर दिया, अंदर घुस के मार दिया, अब अंदर घुस के बैठने की जो बात हो रही है, तो फिर आपको शौक ही लगता है जब आप रियलिटी को देखते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप मीडिया पे कोई भी बात करें, मीडिया पे कोई भी बयानियां बनाने की बात करें, तो वो रियलिटी की उसके अंदर होना चाहिए, कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए। अगर इंडियन मीडिया कार्टून बना हुआ है तो ये नहीं है कि उसके मुकाबले में हम भी कार्टून बन जाएं और सुबह से शाम तक जो है वो इंडिया के ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछली दफा हमने चाय पिलाई थी, मैंने पाकिस्तानी मीडिया पे भी देखा है, अब बहस बहुत ज्यादा सतही हो गई है, इंटेलेक्चुअल बहस बहुत कम मैंने देखी जो इंडिया के हवाले से, जो रियल इश्यूज के हवाले से हो रही हो। अभिनंदन आया था तो हमने ये कर दिया था, अब हम ये कर देंगे। और वो मेरे ख्याल में वो इंडियन मीडिया की जो है ना वो थर्ड ग्रेड कॉपी बनने की पाकिस्तानी मीडिया अगर कोशिश करेगा तो उसमें उसको कोई ज्यादा जो है वो नहीं होगी, कामयाबी नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि आप किसी भी बेवकूफ के साथ कभी भी बहस ना करें,
वो आप कभी भी नहीं जीत सकते। वो आपको अपने लेवल पे लेके आएगा और फिर वहां पे आपको शिकस्त दे देगा, क्योंकि उससे ज्यादा बेवकूफ़ी तो आप नहीं कर सकते। तो वही पाकिस्तान के मीडिया के लिए भी ये चीज़ है, जो लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे करें या दीगर जगहों पे करें, कि आप उस लेवल पे स्टूपिडिटी को ना ले जाएं कि जहाँ पे आप जो है वो हर चीज़ में जंगों की तैयारियां हो रही हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। बाकी हाँ, जो अपना बयानिया है, जो रियलिटी है, वो जो हकायक हैं, वो तो आपने ज़रूर रिपोर्ट करने। अच्छा, भारत के अंदर जो इंतहा पसंदी है वो तो एक रियलिटी है, जिस किस्म के हालात वहाँ पे चल रहे हैं। अब उसमें एक नाम आरएसएस का आता है। गुज़िश्ता बरस आरएसएस को मोदी साहब ने मुबारकबाद दी थी, क्योंकि रवां बरस आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। और उसमें जिस किस्म का आइडियोलॉजी है, जिस किस्म की बात की जाती है, अखंड भारत की बात की जाती है, वो पूरे जो खित्ता है उसको भी भारत का हिस्सा वो बनाते हैं। इवन कि अफगानिस्तान तक उन्होंने जो नक्शे अपने ऑफिस वगैरह में लगाए हुए हैं, वहां से जो मीडिया रिपोर्ट करता है, उनके लोगों की आप बात सुने तो वो तो भारत माता की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। वो यहाँ तक भी कहते हैं कि जनाब जो भारत है वो हमारे मजहब से भी ऊपर है। मतलब ये समटाइम तो लोग ये कहते हैं ना कि जी हिंदू इज्म और आरएसएस इसको मिक्स भी किया जाता है। यकीनन उसमें कोई दो राय नहीं है, वो हिंदुओं की एक इंतहा पसंद तंजीम है। लेकिन अगर उनके किसी बंदे से पूछो तो वो ये अगर कहो कि जनाब के आपका मजहब या भारत माता, तो वो जो अखंड भारत वाली बात है वो करते हैं कि जी सबसे पहले वो है। तो ये उन्होंने एक स्कॉलर को जो है, सो कॉल्ड स्कॉलर को मैं सुन रहा था, जो उनके मीडिया के ऊपर बैठा हुआ ये बात कर रहा था, वो ये कह रहा था कि जनाब हमारी ये है कि पहले भारत है। पर एनीवे वो जो अखंड भारत बनाने का ख्वाब रखते हैं, आई डोंट नो कब तक वो उनका ख्वाब पूरा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, और ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब पूरा हो जाए। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि वो ना भी पूरे हों तो बेहतर रहते हैं। एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि मोदी साहब ने गुज़िश्ता बरस आरएसएस को मुबारकबाद दी थी कि 2025 में आपके 100 साल पूरे हो जाएंगे। उस मौके के ऊपर जो आरएसएस के लीडर हैं, उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उनको क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि जनाब हिंदूज के दरमियान हमें यूनिटी लाने की ज़रूरत है, और जो दीगर मसाइल हैं उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और भारत में हिंदुओं को बड़ा ख़तरा है। दुनिया का वो मुल्क जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, वहाँ पे हिंदुइज़्म को ख़तरा है, और वो अक्सर इस चीज़ का वहाँ पे प्रचार किया जाता है। इस चीज़ को प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जी यहाँ पे मुसलमानों की आबादी बड़ी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे ये हो गया। मतलब इतनी बड़ी आबादी है, वो आपको क्या ख़तरा हो सकता है। अच्छा, ये एक टिपिकल चीज़ है जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे जो जेनोफोब्स हैं, वो जो दूसरे मज़ाहिब को, दूसरे रंग और नस्ल के लोगों को, दूसरे कल्चर्स को पसंद नहीं करते और उनके अंदर इनहेरेंट बायस होती है, वो अक्सर ये यूज़ करते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में हमें ख़तरा हो गया। अचानक जो है मेजॉरिटी को चंद लोगों से खतरा हो गया, किसी माइनॉरिटी रिलीजन से खतरा हो गया। इस किस्म की चीजें दुनिया भर में इस तरह के लोग करते हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर भी अक्सर हम देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में भी कहा जाता है जनाब ये खतरे में पड़ गया, तो वो मजहब खतरे में पड़ गया, तो ये हो गया, वो हो गया। यहाँ पे भी समटाइम माइनॉरिटीज के साथ कुछ जो जेनोफोब सलूक करते हैं और जिस किस्म की खबरें सामने आती हैं, वो कतन कोई अच्छी बात नहीं है, कतन वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अप्रिशिएट किया जाए कि जनाब हम माइनॉरिटीज का हम घरों में भी घुस रहे हैं, देख रहे हैं कि जी वो अपने घर में किस तरह कर रहे हैं, वो इस मौके पे क्या कर रहे हैं, इस दिन उन्होंने क्या कर दिया। तो यहाँ पे भी जो लोग ऐसी बातें करते हैं उसकी मजम्मत भी होनी चाहिए, और रियासती सतह के ऊपर जो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनका ताल्लुक किसी भी माइनॉरिटी से हो, किसी भी मजहब से हो, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, वो अपने मज़ाहिब, अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। चाहे वो बैठा हुआ कोई हिंदू है सिंध में, या कोई सिख है खैबर पख्तूनख्वा में, या कोई और शख्स है, उस आईने पाकिस्तान उन सबको ये राइट देता है कि वो अपने मजहब के मुताबिक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। तो यहाँ पे भी जो इस तरह का इंतहा पसंद तबका है वो नामुनासिब बातें करता है। नामुनासिब बातों से याद आया कि इंडियन मीडिया को तो आप बीट नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया का इस वक्त लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वो मुकाबला चल रहा है। तो जो मुख्तलिफ तजिए तबसरे कर रहे हैं, जिस तरह जहाँ पे वहाँ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ये छोड़ के भाग गए, वो छोड़ के भाग गए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब उनकी पूरी एयरफोर्स को बिल्कुल जनाब वो फारिग कर दिया, उनके राफेल उड़े थे और जनाब जैम कर दिया गया, और राफेल को कोई समझ नहीं आ रही, और वो
कि राफेल इधर चला गया तो उधर चला गया। यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के दावे किए जा रहे हैं। अब एक यही दावा रह गया कि इंडिया का राफेल उड़ा था और लाहौर में एक बच्चे ने यूं जनाब वो कांठी डाली, जो नहीं वो पतंग पकड़ने के लिए डालते हैं, और यूं राफेल को नीचे खींच लिया, इंडियन राफेल को। अब यही पीछे रह गया। मेरे ख्याल में हर चीज को लॉजिक के तहत डिस्कस करना चाहिए। जब आप इस तरह डिस्कस करते हैं तो वो फिर एक तरह से चीज मजाक ही बन जाती है, कोई उसको सीरियस नहीं लेता। इंडियन राफेल हो या पाकिस्तानी कोई त्यारा हो, तो ये इतना आसान नहीं होता कि जनाब आप किसी भी त्यारे को बिल्कुल जो है वो हाईजैक कर लें, और इस तरह अगर होना शुरू हो जाए तो फिर तो बड़ा वो मसला बन जाता है। बाकी होता भी है इस तरह, थोड़ी देर के लिए आप जहाज को कंफ्यूज कर देते हैं, कोई उनका जो सिग्नल्स हैं उसको जैम कर दिया जाता है, रेडार पे उनको समझ नहीं आता। ये मैटर ऑफ सेकंड्स होते हैं जिसमें इस तरह की चीजें रिपोर्ट होती रहती हैं, लेकिन वो भी बहुत कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, हम भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बहुत सारे दावे कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ख्वाहिशात के ऊपर तो कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, चाहे उनकी हो चाहे हमारी हो। अच्छा, भारत की बड़ी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित कर दे, लेकिन यहाँ पे हमने उनका खलबोशन भी पकड़ के रखा हुआ है। बहुत सारे सबूत हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी शेयर किए गए भारत के साथ। अगर भारत ये समझता है कि जो हमने सबूत पेश किए हैं वो दुरुस्त नहीं है तो उनको चैलेंज कर ले, बता दे दुनिया को जनाब नहीं ये गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने तो अभी तक उधर से कोई सबूत ही नहीं दिखाया, बस सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास सबूत भी हैं, बंदा भी है, और बंदा जो है खलबोशन है, काफ़ी सालों से है। और उस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अब्दुल बासित साहब ने भी बात की कि 10 अप्रैल 2016 को खलबोशन यादव को सजाए मौत सुनाई गई, और मई के महीने में भारत आलमी अदालत इंसाफ चला गया। अब उस मौके के ऊपर एक ये था पॉइंट ऑफ व्यू था कि पाकिस्तान चाहता तो आलमी अदालत इंसाफ को वो एक तरह से मुस्तरद कर सकता था, रिजेक्ट कर सकता था, उसका बाइकआउट कर सकता था कि हमने नहीं जाना। लेकिन पाकिस्तान फिर भी गया और आलमी अदालत इंसाफ में फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया का वकील वहां पे मुकदमा पेश कर रहा था, उसने पाकिस्तान के एक मोजिज लीडर का बयान खलबोशन की जो है ना डिफेंस में वहां पे पढ़ के सुनाया। वो किसका सुनाया मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर एनीवे अब्दुल बासित साहब ने कहा है कि पाकिस्तान भी आलमी अदालत इंसाफ पहुंच गया, हालांकि हमें आलमी अदालत इंसाफ का बाइकआउट करना चाहिए था, इसी वजह से आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो वो खलबोशन साहब के हवाले से भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी उनको जो सजा हुई है उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। इंडिया में कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जनाब इसके सर की ये कीमत मुकर्रर कर दी, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन खलबोशन वाला जो मामला है उसको हम आलमी अदालत इंसाफ में गए, हमने वहां पे जाके अपना मुकदमा लड़ा, और इंडिया कहता है कि जी कुछ हद तक उनकी फतह हुई, पाकिस्तान कहता है कुछ हद तक हमारी फतह हुई, लेकिन काफी हद तक हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं जो पाकिस्तान के साबिक सफारतकार हैं और भारत में पाकिस्तान के सफीर भी रह चुके हैं। बाकी पाकिस्तान के सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान अपनी चीज़ों को आगे भी बढ़ा रहा है, अपनी चीज़ों को मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर भी कर रहा है, मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत के साथ भी कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, जो सफ़ीर हैं उनसे भी राब्ते हो रहे हैं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बड़ा मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है, और मैं अक्सर मीटिंग्स वगैरह में देखता रहता हूँ, जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई चीज़ हो रही होती है तो तारिक फातमी साहब भी बैठे होते हैं। जी वही तारिक फातमी साहब, डॉन लीक्स वाले तारिक फातमी साहब, जिनको उस वक्त निकाल दिया गया था ओहदे से, और डॉन लीक्स के ऊपर जो बयानिया बनाया गया था, मेरे ख्याल में अगर आप डॉन लीक्स को देखें तो वो बेचारा सीरल अलमायदा के अलावा तो बाकी सारे किरदार इक्तदार में आ गए हैं। आखिर में कोई बेचारा रगड़ा गया तो वो सहाफ़ी जिसने वो खबर छापी, जिन्होंने वो बातें की, जो सब कुछ किया, वो तो देख लें। तारिक फातमी साहब अभी आपकी खारजा पॉलिसी के रूए रवा हैं, जिधर भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब किसी भी गैर मुल्की वफ़द से मिल रहे होते हैं, साथ वो बैठे होते हैं। बाकी जो दीगर किरदार थे वो भी जो है आपके सामने ही है, उनकी तो हुकूमत है अभी दोबारा। लेकिन बेचारा सीरल माहिदा जो है, वो जो सहाफ़ी है, वो कहीं पे हमें सीन पे नजर नहीं आते। आई डोंट नो, शायद वो खुद सहाफत नहीं करना चाहते या खुद उन्होंने डॉन को छोड़ दिया। पर जो डॉन लीक्स के बहुत सारे जो किरदार थे वो तो दोबारा हैं, मेन स्ट्रीम में हैं, उनका कोई इशू नहीं है, कौमी धारे में हैं, अपने इक्तदार के ऐवानों में हैं। अगर कोई नई सामने नजर आता तो वो सीरल माहिदा साहब जो हैं वो ही नजर नहीं आते, बस सीरल की ट्वीट्स वगैरह नजर आ जाती हैं। आई डोंट नो आजकल वो किसके साथ काम कर रहे हैं। तो उस दिन भी मेरे जहन में ये चीज़ आई कि सीरल के अलावा तो बाकी ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे जिनके हवाले से मुख्तलिफ शकूक व शुबात का इजहार किया गया और मुख्तलिफ बातें की गई, वो तो अब सारे कौमी धारे के अंदर हैं और सामने नजर भी आते हैं। अच्छा, आखिर में एक छोटी सी खबर, बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि जी आरिफ अलवी साहब ने जो है
उनके दौर के अंदर, निगरान दौर के अंदर ये नहरों वाला मामला सारा हुआ था। और डॉन न्यूज़ इसको इस तरह रिपोर्ट कर रहा है कि आरिफ अलवी प्लांटेड सीड ऑफ कंट्रोवर्शियल जो कनाल्स हैं, उनकी सीड, उनकी जो बुनियाद रखी थी वो आरिफ अलवी साहब ने रखी थी, बुनियादी तौर पे उनके बीज उन्होंने बोए थे। ये वो बिलावल साहब कह रहे हैं डॉन न्यूज़ के मुताबिक। पर इशू ये है कि अगर आरिफ अलवी साहब का किरदार था और उन्होंने उस दौर में ये किया था, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट साहब आए थे तो उनके होते हुए भी तो मीटिंग हुई थी ना। अगर अब आप कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट का तो कोई किरदार ही नहीं है, जी ईवान सदर तो पोस्ट ऑफिस है, उसका तो कोई किरदार ही नहीं है, वो तो ये था और वो था, तो जरदारी साहब को तो कुछ पता ही नहीं चला, कुछ उनका ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर आरिफ अलवी साहब का क्या ताल्लुक था। पर हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी ने तब ही इसके ऊपर शोर मचाया जब वहां पे नेशनलिस्ट जो हैं वो खड़े हो गए और उनके मुकाबले में अब ये कम्पीट करते हैं वोट के लिए। पहले ये कौमी जमात थी, पूरे मुल्क में इनका वोट बैंक था, लाहौर से लेके पेशावर तक। अब ये अंदरून सिंध और सिंध की हद तक महदूद एक जमात है और इनको कम्पीट करना पड़ता है कौम परस्तों से वोट के लिए। तो इस वजह से फिर इन्होंने नहरों के मामले पे वो जो भी हुआ, जो कुछ भी स्टांस लिया और कब लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो कहते हैं ना, लड़ाई के बाद अगर कोई थप्पड़ याद आए या मौका याद आए तो वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। असल तो मौके के ऊपर क्या हुआ वो बात है। पहले तो सब कुछ हो गया, उसके बाद जब बात फ्लेयर अप हुई तो फिर इन्होंने उसको हाईजैक करने की कोशिश की सियासी बयानिए को। लेकिन अब जो है वो इतना आसान नहीं है। आजकल के दौर में आप अवाम के शऊर की इस तरह तौहीन नहीं कर सकते। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।